अच्छा जी, तो इस तरह हमने रेट लॉ की डेफिनेशन पढ़ी और उसका इक्वेशन की मदद से जो एक्सप्रेशन बनता है वो हमने देखा। अब देखें, रेट लॉ डिफरेंट इक्वेशंस के लिए लिखते हैं और समझते हैं कि रेट लॉ के बारे में हमने बात की है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी जो इक्वेशन है उसमें जो पावर्स के तौर पर हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं वो, और जो एक्सपोनेंट्स के तौर पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो फिगर्स होते हैं वो आपस में बराबर क्यों नहीं होते। हमेशा बराबर होना उनका ज़रूरी नहीं है, कभी बराबर होते भी हैं, कभी बराबर नहीं भी होते। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। कहते हैं देयर आर सम एलिमेंट्री रिएक्शंस इट कैन बी रिटन बाय लुकिंग एट द इक्वेशन एंड मेकिंग देयर कोफिशिएंट एज द पावर्स। बाज़ औक़ात रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप पे हो रहे होते हैं। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। जैसे ये चार इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये एक ही स्टेप में होने वाले रिएक्शंस हैं। दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शंस और इनके अंदर H2 + I2 मेक्स 2HI। इसमें H2 का नंबर ऑफ मोल भी 1 है, I2 का भी नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है। इसकी जब आप रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 का नंबर ऑफ मोल 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, I2 का नंबर ऑफ मोल भी 1 है, ऊपर 1 आ जाएगा। तो जो एक्सपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन है वही रेज टू द पावर ऑफ द रेट लॉ है। रेट लॉ में वो एक्सपोनेंट्स के तौर पर आ गए हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी है, 2NO2 मेक्स 2NO + O2। तो रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 की पावर 2। इन दोनों इक्वेशंस में ये दोनों रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहे थे, और जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा होता है तो उसमें एक्सपोनेंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है जिसे हम रेट लॉ कहते हैं उसमें वो पावर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 और 4 में अगर आप देखें, 2NH3 मेक्स N2 + 3H2, इसका रेट होना चाहिए था, रेट इज इक्वल टू K इंटू NH3 की पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन NH3 की पावर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है। आपने ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में ये बात पढ़ी है, अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा हो तो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। उसी की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट लॉ उसी की मदद से लिखा जाता है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो तो जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का रेट लॉ लिखा जाता है। अब इस रिएक्शन का जो NH3 वाला रिएक्शन है, इसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो NH3 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए NH3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, 0। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा स्टेप आता है कि इस रिएक्शन में बनने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, NH3 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए इस रिएक्शन के रेट लॉ में NH3 की पावर क्या लिखी है, 0। तो इससे ये बात साबित हुई कि NH3 वाला जो रिएक्शन है ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है। जो स्लो स्टेप था, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, उसका हमने रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू NH3 की पावर 0। और ऐसे ही आगे वाले रिएक्शन के लिए है, 2N2O5 मेक्स 4NO2 + O2। अब इसको भी रेट इज इक्वल टू K N2O5 की पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन N2O5 की पावर रेट लॉ के अंदर क्या है, 0। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि रेट लॉ क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं उसे कहते हैं रेट लॉ। लेकिन एक चीज़ मैं फिर दोबारा बता दूं कि अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की जो बैलेंस इक्वेशन होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाएगा
उसे हम रेट लॉ कहेंगे और उसी की मदद से हम रेट लॉ जो है उसी का लिखेंगे। तो ये रेट लॉ की डिस्क्रिप्शन थी, रेट लॉ की एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है काइनेटिक्स को समझने के लिए। रेट लॉ जो है, या इससे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। तो मॉलिक्यूलैरिटी देखते हैं क्या होती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन जो हाईलाइटेड है यही मैं पढ़ने लगा हूँ। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। अब देखें, कह रहा है कि अगर एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है जिसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, उसके अंदर रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी वो होगी। यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे, अगर दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं बाईमॉलिक्यूलर कहेंगे, और अगर तीन मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं उसे ट्राईमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलर कहेंगे। यही बात आगे लिखी हुई है। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, नीचे एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। Br2 मेक्स 2Br, यानी कि इस रिएक्शन में ब्रोमीन का मॉलिक्यूल टूटता है और ब्रोमीन के एटम्स बन रहे हैं। अब ये एक ही रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रहा है, और ये रिएक्शन सिर्फ Br2 पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई इन दिस रिएक्शन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन इज़ इन्वॉल्व्ड, सो दैट्स वाई इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। सेम फॉर नेक्स्ट रिएक्शन मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इसका रोटेशन, बॉन्ड रोटेशन की वजह से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो रहा है। मैलिक एसिड सिज फॉर्म है और इससे बन रहे हैं फ्यूमेरिक एसिड जो कि ट्रांस फॉर्म है। तो सिज फॉर्म से जो ट्रांस फॉर्म बन रहा है ये भी एक ही मॉलिक्यूल सिर्फ मैलिक एसिड पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब इसमें दूसरी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। CH3COO C2H5, दिस इज़ इथाइल एसीटेट। इसका वाटर से रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं और ये रिएक्शन भी एक ही स्टेप में हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल जिस रिएक्शन में हिस्सा लें उसे क्या कहते हैं? बाईमॉलिक्यूलर। नीचे वाले रिएक्शन में भी ऐसे ही है। 2HI मेक्स H2 + I2। इस रिएक्शन में भी HI के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ट्राई मॉलिक्यूलर की या टर मॉलिक्यूलर की आगे एग्जांपल दी गई हैं। 2NO + O2 मेक्स 2NO2। अब इस रिएक्शन में दो NO के मॉलिक्यूल हैं, एक O2 का मॉलिक्यूल है, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन भी ऐसी है। 2NO + Cl2 मेक्स 2NOCl। ये रिएक्शन भी 3 मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो इसका यहाँ पे भी एक बड़ी काबिल ज़िक्र, काबिल गौर बात है कि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से पता चलती है। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखकर नहीं बताएंगे, फिर कैसे बताएंगे? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मैं बार बार एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।